कि जहां अंधेरा होने के बाद कोई भी घर से नहीं निकलता, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी करता है तो डिमोनिक कर्स उसे जान से मार डालेगा। और दूसरी तरफ सब लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि एक छोटा बच्चा पूरी रात अकेले बाहर कैसे सरवाइव कर गया। कोई भी इस बात को नहीं जानता कि वो बच्चा जिस जगह से आया वो जगह हेल से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक और भयानक है, जहाँ पर सिर्फ ऐसे ही डेमी गॉड्स रहा करते थे जो कि फ्यूचर में एम्परर लेवल गॉड्स बनने के लिए डेस्टिन्ड हो। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हमारे हीरो किन्मू की पावर्स को सील करके उसे ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया गया। चलो फिर किन्मू की इस मिस्ट्रीज और सस्पेंस से भरी हुई कहानी को यहीं से शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत एक मासूम बच्चे से हुई जो कि पानी में बहता हुआ रो रहा था, लेकिन कोई भी इस मासूम बच्चे की मदद करने के लिए अपने घर से बाहर नहीं आता। नेक्स्ट डे ये बच्चा डिसेबल विलेज के कुछ एल्डर्स को मिल जाता है जो कि रात भर इस बच्चे की रोने की आवाजें सुन रहे थे। इसलिए वो लोग आपस में हैरान होते हुए यही बातें कर रहे थे कि आखिर कोई भी इंसान डाजू कॉन्टिनेंट की डार्कनेस में सर्वाइव कैसे कर सकता है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा, कहीं ये बच्चा कोई मॉन्स्टर तो नहीं। लेकिन फिर इन एल्डर्स को इस बच्चे के गले में एक लॉकेट दिखाई दिया, जिसे देखकर ये समझ गए थे कि जरूर इसी लॉकेट ने इस बच्चे की जान बचाई होगी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ एल्डर इस बात की खिलाफ वर्जी कर रहे थे कि हम इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकते, हम सबके सब हथियारे हैं, हमने आज तक किसी बच्चे को नहीं पाला और वैसे भी डाजू कॉन्टिनेंट में खुद को सरवाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, हम भला एक बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे। इसलिए वो इस बच्चे को घर से बाहर फेंक देना चाहते थे, जबकि साथ ही साथ ये बच्चा कब से रोई जा रहा है। इसे चुप कराने का रास्ता भी इन लोगों को मालूम नहीं था। इसलिए वहीं पर मौजूद एक एल्डर कहता है कि क्यों ना हम इसे पॉइजन दे दे, उसकी वजह से ये कुछ देर खामोश हो जाएगा। जब ये खामोश हो जाए तो हम इसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। यहाँ जब ये सबके सब इसी तरह की ऊटपटांग प्लानिंग कर रहे थे तभी अचानक वहाँ पर एक एल्डर लेडी आ जाती है, उसका नाम ग्रैनी सी, जो कि फौरन इस बच्चे को लेते हुए कहती है कि नहीं, तुम इस बच्चे के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं इस बच्चे को खुद पालूंगी। वैसे भी मेरे पास एक गाय है जिसका दूध पिलाकर ये बच्चा आराम से बड़ा हो जाएगा, यकीनन विलेज चीफ को भी इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। जिस पर विलेज चीफ भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि हम सबके सब तो डिसेबल है, ये वाकई में काफी अलग होगा कि हमारे विलेज में एक हेल्थी बच्चा हो, हम इस बच्चे को जरूर पालेंगे। और चूंकि विलेज चीफ ने इस बच्चे को पालने का फैसला कर लिया था, इसलिए बाकी के एल्डर्स भी इसी बात पर एग्री हो गए। ये सब लोग इस क्यूट से बच्चे को किन्मू का नाम देते हैं, जबकि इस बच्चे को भी ये नाम काफी ज्यादा पसंद आया। ये सब लोग ही विलेज में एक न्यू मेंबर के आने पर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक डीमन जैसी दिखने वाली औरत यहाँ किन्मू पर हमला करने वाली थी, लेकिन ग्रैनी सी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि सुई धागे का इस्तेमाल करते उस डिमोनिक लेडी को वहीं पर बांध देती है। असल में दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर कई सारी चीजें अजीब और गरीब लग रही होगी, लेकिन थोड़ा सा भरोसा को जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे आप लोगों को सब कुछ समझ आने शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मौजूद हर एक मिस्टीरियस चीज के पीछे कोई ना कोई बड़ा सा रीजन है, जैसे कि इस विलेज में ये सारे के सारे एल्डर्स इतने ज्यादा अजीब और गरीब क्यों है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, या फिर किसी की आंखें नहीं, कोई बोल नहीं सकता तो कोई कुछ ज्यादा ही बूढ़ा है। असल में इन सब लोगों के पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल एबिलिटीज थी, लेकिन साथ ही साथ ये लोग पास में बेरहम हथियारे भी थे और किसी न किसी रीजन से ही ये लोग इसी डाजू कॉन्टिनेंट पर आए। डाजू कॉन्टिनेंट एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक जगह है, जहाँ पर हमारा हीरो किन्मू तो हर बार किस्मत के सहारे ही मुश्किलों से बचता बचाता कैसे तैसे ही बड़ा हो गया, वरना इन एल्डर्स को तो बच्चा पालने आता ही नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ इन सबके सब एल्डर्स को किन्मू से काफी ज्यादा लगाव हो चुका है। किन्मू जो के बड़ा होने के बाद अभी भी काफी ज्यादा शरारती और था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी, वो जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हुए बाहर ही सो गया, जहाँ सोते सोते उस पर रात हो जाती है। लेकिन किस्मत से जब उसने आंखें खोल ली तो वो अपने घर मौजूद था, क्योंकि ग्रैनी सी उसे ढूंढकर वापस घर ले आई थी और वो इस वक्त किन्मू पर काफी ज्यादा गुस्सा है। वो उसे डांटते हुए कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम रात के अंधेरे में विलेज से बाहर नहीं रुक सकते, मैंने कितनी बार मना किया है। जिस पर किन्मू भी माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार ग्रैनी सी ऐसा नहीं होगा। ग्रैनी सी भी आखिर इस मासूम बच्चे से और कितना ही नाराज रह लेती, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया गया, जहाँ किन्मू गाय को लेकर विलेज से बाहर जा रहा था, लेकिन जाने से पहले वो चीफ से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर इस विलेज से बाहर रात के अंधेरे में ऐसा है क्या जिससे सब लोग इतना ज्यादा डरते हैं। ये सुनकर चीफ उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए यही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि हमारे इस विलेज के आसपास तुम्हें कुछ स्टैचूज दिखाई देते होंगे, यही स्टैचूज है जो कि हमें उस अंधेरे से प्रोटेक्ट करते हैं। किन्मू तो हैरान होकर
उनसे सवाल पर सवाल करते हुए कहता है कि वैसे आखिर ये स्टैचूज आए कहां से और ये है क्या, जिस पर विलेज चीफ उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि डाजू कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस जगह है जहां पर तुम जितने कम सवाल करोगे उतनी ही देर तक सरवाइव कर पाओगे। किन्मो भी उनकी बात सुनकर कहता है कि चीफ आप काफी ज्यादा बोरिंग हो, अच्छा मैं गाय को लेकर पहाड़ पर जा रहा हूँ। जिस पर ग्रैनी सी उससे कहती है कि याद रखना अंधेरे से पहले वापस जरूर आ जाना, जिस पर किन्मो भी हाँ में जवाब देते हुए वहाँ से चला गया। यहाँ ग्रैनी सी तो किन्मो के लिए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। वो चीफ से कहती है कि किन्मो इतना ज्यादा बड़ा हो गया लेकिन अभी तक उसने अवेकनिंग का कोई भी साइन शो नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि किन्मो के पास कोई स्पिरिट बॉडी ही नहीं, अगर वो कोई नॉर्मल इंसान निकला तो वो कभी भी कल्टिवेशन नहीं कर पाएगा और ये किन्मो के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अगर ऐसा है तो किन्मो इस डाजू कॉन्टिनेंट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो सुनकर वाइस चीफ यहाँ ग्रैनी सी से कहता है कि तुमने सही कहा, मैं आज से ही चारों स्पिरिट बीस्ट का ब्लड इकट्ठा करना शुरू कर देता हूँ जिन्हें पीते ही शायद किन्मो का स्पिरिट बॉडी अवेक हो जाए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ किन्मो पर आ जाता है जो कि पहाड़ी पर अपनी गाय को लेकर आया हुआ था और वो अभी भी अंधेरे के बारे में सोच रहा था कि आखिर उस डार्कनेस में ऐसा है क्या जिससे लोग इतना ज्यादा घबराते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ एक स्टैचू को देखकर उसकी गाय काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, जिसे फॉलो करते हुए किन्मो रोकने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो गाय किन्मो से ही बातें करने लगी। वो किन्मो से कहती है कि किन्मो प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनकर किन्मो हैरान होते हुए कहता है कि तुम आखिर बात कैसे कर सकती हो। दूसरी तरफ वो गाय लगातार किन्मो से यही कह रही थी कि किन्मो प्लीज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। इतने सालों तक मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाया है, मेरी दूध से ही तुम बड़े हुए, प्लीज मेरी मदद करो। जो सुनकर किन्मो से सवाल करते हुए कहता है कि अच्छा वो तो ठीक है लेकिन ये बताओ कि आखिर मुझे तुम्हारी मदद कैसे करनी है। जिस पर वो गाय किन्मो से कहती है कि तुम्हें मेरे सर पर एक सिल्वर नीडल दिखाई दे रही होगी, प्लीज उसे मेरे सर से बाहर निकाल दो। जो सुनकर किन्मो उस नीडल को गौर से देखता है कि ये तो ग्रैनी सी की नीडल है, क्या मुझे ये निकालनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो गाय तो यहाँ किन्मो को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। वो रोते हुए किन्मो से कह रही थी कि तुम्हें मैंने पूरे 11 साल तक अपना दूध पिलाया, तुम क्या उसका सिला ऐसे दोगे, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। जो सुनकर किन्मो बेचारा भी उसकी बातों में आते हुए वो सिल्वर नीडल उसके स्कल से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो गाय जमीन पर जा गिरी। जो देखकर तो किन्मो बेचारे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो गाय काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है और उसके पेट को चीरते हुए वहाँ से एक लड़की निकलकर बाहर आ गई। किन्मो बेचारा तो ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था। दूसरी तरफ यहाँ शाम और अंधेरा भी होने वाला है, उसे तो इस बात की भी खबर नहीं। फिलहाल वो उस अजीब सी औरत को देखकर ही डरा हुआ था। जबकि दूसरी तरफ वो औरत यहाँ उस काऊ की बॉडी से बाहर आने के बाद कहती है कि पूरे 11 साल मैंने इस मौके का इंतजार किया, आखिरकार मैं इस गाय की स्किन से निकलकर बाहर आ ही गई। ये सब वो इवल हंसी के साथ कह रही थी, जो सब देखकर किन्मो तो काफी ज्यादा घबराए हुआ था। वो औरत किन्मो को देखकर धीरे से उसके पास आकर कहती है कि सबसे पहले क्यों ना मैं तुम्हें जान से मार डालूं, उसके बाद मैं डिसेबल विलेज जाऊंगी और वहाँ चारों तरफ खून और लाशें बिछा दूंगी। यहाँ ये कहते साथ ही उसने फौरन से किन्मो पर हमला करते उसे उठाकर दूर पटक दिया। किन्मो जो कि उसके सामने काफी ज्यादा कमजोर था, वो यहाँ खुद को संभालते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मेरी गाय में क्यों ट्रांसफॉर्म हुई। जिस पर वो औरत जवाब देते हुए कहती है कि मैं जियांगलोंग सिटी के लॉर्ड की बीवी थी, लेकिन वो इवल चुड़ैल मुझसे जलती थी, मेरा बच्चा होने वाला था लेकिन उससे पहले ही उस चुड़ैल ने मुझे एक गाय में ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहाँ दोस्तों ये औरत ग्रैनी सी की बात कर रही है, जो सब बोलते हुए इसने किन्मो को गर्दन से उठाकर हवा में लटका दिया। मुझे उस इवल चुड़ैल से सख्त नफरत है, उसने 11 साल तक मुझे घास खाने पर मजबूर किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा नफरत है। किन्मो भी यहाँ पर उस इवल औरत की सारी बातें सुन रहा था और वो ये भी जानता है कि ये औरत तो मुझे जान से मार डालेगी, इसलिए वो आवाज लगाते हुए कहता है कि ग्रैनी सी शुक्र है कि आप यहाँ पर आ गई। जो सुनकर वो लेडी जैसी डर के मारे पीछे देखती है, तभी अचानक किन्मो ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे लात मारकर खुद को छुड़वा दिया। जबकि दूसरी तरफ वहीं पर मौजूद एक डेविल फ्लावर भी फौरन से उस औरत को अपने मुंह में जगड़ लेता है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद वो डेविल फ्लावर इस औरत को जान से मार डालेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये औरत तो काफी ज्यादा ताकतवर निकली, ये उस डेविल फ्लावर को चीरते हुए वापस से किन्मो के सामने आ गई। जहाँ इससे पहले कि ये दोबारा से किन्मो पर हमला कर पाती, तभी अचानक किन्मो कहता है कि ग्रैंडपा क्यूजी आखिरकार आप यहाँ पर आ गए। लेकिन इस बार ये इवल लेडी बेवकूफ नहीं बनने वाली थी, वो किन्मो पर हमला करते हुए कहती है कि मैं 2 बार तुम्हारी एक ही चाल में नहीं फंसूंगी। लेकिन इस बार ये कोई चाल नहीं थी, सच में ग्रैंडपा क्यूजी वहाँ पर आ गए थे, जो कि अपने स्टिक का इस्तेमाल करते उस इवल लेडी को हिट करके उससे किन्मो से दूर हटा देते हैं।
जो देखकर तो किन्मो भी ग्रैंडपा क्यूजी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वाओ, ग्रैंडपा क्यूजी तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ ग्रैनी सी भी यहाँ पर ग्रैंडपा क्यूजी के साथ आई हुई थी, जो कि अपने सामने मौजूद उस इवल लेडी की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम तो सिटी लॉर्ड की बीवी हो, जो कि 11 साल पहले ही मर जाने वाली थी, लेकिन तुम्हें तो किन्मो का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो अब तक तुम जिंदा हो। जो सुनकर वो इवल लेडी यहाँ पर गुस्सा होकर अभी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक ग्रैनी सी फौरन अपनी नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे जान से मार डालती है। साथ ही साथ वो कहती है कि बेशक तुम्हारे हस्बैंड ने तुम पर जुल्म किया, लेकिन तुमने अपनी इवल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पहले भी कई सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया था। साथ ही साथ इस बार तुमने किन्मो को मारने की कोशिश करी, जिसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ किन्मो यहाँ पर उस औरत की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है कि ग्रैनी सी क्या इस बार ये सच में मर गई? जिस पर ग्रैंडपा क्यूजी उसे सर पर लाठी मारते हुए कहता है कि इमोशनल मत हो, ये डाजू का जंगल है जहाँ पर सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो कि ताकतवर हो। तुम ताकतवर नहीं थे, लेकिन फिर भी मुश्किल से बच गए। जो कहती है ग्रैंडपा क्यूजी ने यहाँ पर उस इवल लेडी और काऊ की बॉडी को उठाकर फौरन से पानी में फेंक दिया। दूसरी तरफ ग्रैनी सी किन्मो से कह रही थी कि आज का दिन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खास है, क्योंकि आज के दिन तुम्हारी स्पिरिट बॉडी अवेकनिंग होगी। किन्मो बेचारे को तो पता ही नहीं था कि आखिर ये स्पिरिट बॉडी अवेकनिंग होता ही क्या है, लेकिन फिर भी वो अपनी ग्रैनी सी के साथ वापस से विलेज की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ रात होने के बाद हम देखते हैं कि जैसी वहाँ डार्कनेस चाहिए, अचानक से हम देखते हैं कि उस इवल बॉडी की लेडी पूरी तरीके से स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म हो गई। यानी कि डाजू कॉन्टिनेंट की डार्कनेस का कर्स यही है, अगर कोई भी जिंदा इंसान इस डार्कनेस में आएगा तो वो कंकाल बनकर मारा जाएगा। दूसरी तरफ ये कंकाल पानी में बहते बहते डाजू कॉन्टिनेंट से बाहर आ जाता है, जहाँ पर कुछ लोगों को ये कंकाल मिल गया था और वो समझ गए थे कि ये तो सिटी लॉर्ड की बीवी का कंकाल है, और इसके स्कल में सुराख को देखकर वो समझ गए थे कि जरूर डीमन कल्ट के किसी वॉरियर ने ही इसे जान से मारा होगा। लेकिन इन लोगों ने तो कई सौ साल पहले ही डीमन कल्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। क्या डीमन कल्ट का कोई मेंबर अभी भी रहता है? यही सोचते हुए वो लोग डाजू कॉन्टिनेंट में उस डीमन कल्ट के वॉरियर का शिकार करने के लिए रवाना हो गए। मुझे लगता है कि दोस्तों ग्रैनी सी जो कि दिखने में इतनी ज्यादा सिंपल है, उसका पास बिल्कुल भी सिंपल नहीं। जरूर डीमन कल्ट के साथ उसका पास में कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ वापस से विलेज पर आ जाता है, जहाँ पर किन्मो पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर तो कई सारे बीस्ट थे, जिन्हें उसके ग्रैंडपास ही पकड़कर यहाँ पर लेकर आए हुए थे ताकि वो उनकी बॉडी से स्पिरिचुअल ब्लड निकाल सके। साथ ही साथ वो लोग एक अजीब सी सेरेमनी भी परफॉर्म करते जा रहे थे, जिस पर किन्मो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर ये वाइस चीफ कर क्या रहे हैं? जिस पर ग्रैनी सी ने उसे बताया कि तुम्हारी स्पिरिट बॉडी अवेकनिंग की तैयारियां चल रही है। दूसरी तरफ चीफ भी यहाँ पर किन्मो को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि तुम्हारी अवेकनिंग से पहले तुम्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलना जरूरी है, जैसे कि इंसान की बॉडी में टोटल 7 ग्रेट डिवाइन ट्रेजर्स होते हैं, जिन्हें तुम मेंडेरियंस की तरह भी समझ सकते हो, और हर मेंडेरियन के ऊपर एक तरह का सील यानी कि वॉल लगा होगा। फर्स्ट वाले मेंडेरियन को कहते हैं स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल, सेकंड को कहते हैं सेलेस्टियल बीइंग वॉल। इसी तरह वो बाकियों के नाम भी लेते हुए कहते हैं कि 5 लुमिनर वॉल, 6 कंजुगेशन वॉल, 7 स्टार वॉल, डिवाइन ब्रिज वॉल, लाइफ एंड डेथ वॉल। हर एक कल्टिवेटर की जिम्मेदारी यही होती है कि वो इन वॉल्स को ब्रेक थ्रू करे, उसके बाद ही वो अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर पाएगा। साथ ही साथ उस कल्टीवेटर को कुछ न्यू डिवाइन पावर्स भी मिलेगी, जो सुनकर अब किन्यू समझ गया था कि अच्छा तो आप लोग मेरी ग्रेट डिवाइन ट्रेजर्स हासिल करने में मदद कर रहे हो। जिस पर विलेज चीफ जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, जब तक हम उन वॉल को ब्रेक थ्रू ना कर दे तब तक तुम अपने स्पिरिट एम्ब्रियो को अवेकन नहीं कर सकते, और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम कल्टीवेशन भी आगे जारी नहीं रख पाओगे। ग्रैंडपा लोग इसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि असल में 2 तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग जिन्हें गॉड्स ने स्पेशली फेवर किया, वो लोग जब पैदा होते हैं तो उनका स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल पहले से ही ब्रोकन होता है। हम नो के नो एल्डर उसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए कल्टीवेशन करना काफी ज्यादा आसान था। लेकिन यह दूसरी तरफ सेकंड कैटेगरी ऑर्डिनरी लोगों की है, जिनका स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल ब्रोकन नहीं होता। इसी वजह से वो हमारे जैसे टैलेंटेड नहीं होते, और कई सारे लोग तो ऑर्डिनरी ही पीपल बनकर मर जाते हैं। और आज का ही वो दिन है जहाँ हम लोग जान पाएंगे कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी स्पिरिट बॉडी है और तुम कितने खास हो। जो कहते हैं किन्मो के कुछ एल्डर्स ने यहाँ उसको अपनी अपनी स्पिरिट बॉडीज दिखाना शुरू कर दिए थे, जिन्हें देखकर तो किन्मो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वाइस चीफ यहाँ किन्मो के सामने कुछ ब्लड रखते हुए कहते हैं कि इन ब्लड को पी लो, क्योंकि इन ब्लड को पीने के बाद ही हम लोग जान पाएंगे कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी स्पिरिट बॉडी है। असल में तो 4 तरह के स्पिरिट बीस्ट होते हैं, जिनमें से पहले का नाम है थंडर बर्ड, सेकंड का नाम है ग्रीन वाइपर, थर्ड का नाम है आयरन बोन टाइगर और चौथे का नाम है गोल्डन टॉर्टाइस। और चूंकि ये ओरिजिनल बीस्ट
ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग उनके डिसेंडेंट ही ढूंढ पाए, जैसे कि ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, सियानवो टर्टल और वाइपर स्नेक, जिनकी बॉडी से हमें थोड़ा बहुत ही स्पिरिचुअल ब्लड मिल पाया। लेकिन मुझे लगता है कि इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, इसलिए बारी बारी करके एक एक स्पिरिचुअल ब्लड पीना शुरू कर दो। जो सारी बातें कहने और सुनने के बाद हम देखते हैं कि लोगों ने काफी उम्मीद से यहाँ किन्नू को बारी बारी करके एक एक स्पिरिचुअल ब्लड पिलाना शुरू कर दिया, इसी उम्मीद में कि किसी न किसी स्पिरिचुअल ब्लड के साथ उसका स्पिरिट एम्ब्रियो रिएक्ट जरूर करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सारे स्पिरिचुअल ब्लड्स पीने के बावजूद भी किन्नू की कोई भी स्पिरिट बॉडी एक्टिवेट नहीं होती। इसलिए इन सब लोगों को लग रहा था कि शायद किन्नू एक ऑर्डिनरी इंसान है, इसलिए ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। सबसे ज्यादा बुरा तो ग्रैनी सी को लग रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक हम सब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, हम किसी भी लम्हे मर सकते हैं और डाजू में ये अकेला बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो एक ऑर्डिनरी इंसान है। इसलिए हम देखते हैं कि ग्रैंडपा माँ कह रहा था फिर तो हमें किन्नू को यहाँ से दूर सिटी के अंदर भेज देना चाहिए, क्योंकि वहीं पर शायद वो सरवाइव कर सके। लेकिन ये बात मास्टर बुचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? उन बिग सिटीज में हम सब के दुश्मन बैठे हैं, अगर उन्हें किन्नू के बारे में मालूम हो गया तो वो किन्नू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ सबके सभी इसी तरह से पैनिक कर रहे थे। किन्नू इन लोगों से कह रहा था कि आप फिक्र ना करें, मैं आप लोगों को मरने नहीं दूंगा, लेकिन किन्नू की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। अभी अचानक वहाँ का चीफ ऊंची आवाज में कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, ये तो एक बहुत अच्छी खबर है। जो सुनकर तो वो सब लोग हैरान होते हुए कहता है कि अच्छी खबर, मतलब वो कैसे? जिस पर विलेज चीफ एक्सप्लेन करते हुए बताता है क्योंकि किन्नू की बॉडी ने इन चारों बीस्ट के स्पिरिचुअल ब्लड के साथ रिएक्ट नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि किन्नू के पास एक ओवरलोड बॉडी है, जो कि पूरी हिस्ट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी है, क्योंकि वो इन 4 स्पिरिट बॉडीज को कंबाइन करके बनती है। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि क्या सच में किन्नू के पास ओवरलोड बॉडी है? लेकिन ऐसी खतरनाक बॉडी के बारे में हम लोगों ने पहले क्यों नहीं सुना? जिस पर विलेज चीफ बताते हैं कि हाँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और इसीलिए इसे एक्टिवेट करने के लिए नॉर्मल स्पिरिचुअल ब्लड काफी नहीं होगा, बल्कि इसे एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारा ट्रू स्पिरिचुअल ब्लड चाहिए। इसीलिए जब तक हम लोगों को ओरिजिनल स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं मिल जाते, हम उनके डिसेंडेंट्स को बार बार कैप्चर करके यहाँ किन्नू के सामने उसका ब्लड लाते रहेंगे। कभी न कभी तो वो उसकी बॉडी शायद एक्टिवेट हो ही जाए। यहाँ ये बात जानकर तो वो सारे के सारे एल्डर्स काफी ज्यादा जोश में आ चुके थे और वो किन्नू से कह रहे थे कि अब हम तुम्हें बहुत सारा स्पिरिचुअल ब्लड पिलाने वाले हैं। तुम इतना ज्यादा स्पिरिचुअल ब्लड पियोगी कि शायद तुम एक मोटे बच्चे बन जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारी ये स्पिरिट बॉडी अवेकन ना हो जाए, हम तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। सारा मामला हंसी खुशी निपट गया था, लेकिन अभी भी वाइस चीफ को कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। इसलिए वो रात को विलेज चीफ के पास आते हुए कहते हैं कि आज तक मैंने इस ओवरलोड बॉडी के बारे में क्यों नहीं सुना? मुझे लगता है कि ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं और हम सब लोग वाकई में काफी बूढ़े हो चुके हैं, जल्दी हम सब मारे जाएंगे, किन्नू अकेला रह जाएगा। जिस पर विलेज चीफ ग्रैंडपा मास को बताते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि असल में ऐसी ओवरलोड बॉडी जैसी कोई चीज नहीं थी। मैंने सिर्फ ये इसलिए कहा था ताकि किन्नू खुद को खास समझे। ये सुनकर तो एल्डर मास गुस्सा होते हुए कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं।